Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. I am your biology instructor Dr. Mohammad Jamshed. आज का जो बेटा हमारे पास लेक्चर है that is about immunity. After this lecture you will be able to click every MCQs regarding immunity. तो स्टार्ट लेते हैं बेटा हम डेफिनेशन से। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन बेटा क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के अंदर इंटर होगा वो एंटीजन कहलाएगा। अब वो बेटा आम तौर पर ठीक है आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल भी हो सकता है, जैसे कि आप खुराक खाते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, तो वो भी बेसिकली फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो भी बेसिकली आपकी बॉडी के लिए एंटीजन है। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चला जाता है तो वो आपको बीमार करने की कोशिश करता है, आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो वो भी है तो एंटीजन, बट दिस एंटीजन इज हार्मफुल टू योर बॉडी। तो देखें कोई भी एंटीजन जब जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है। अब देखें रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है कि वो देखेगी कि ये जो बेटा आपके पास एंटीजन है, एदर इट इज यूजफुल और हार्मफुल टू योर बॉडी। अब देखें ये आपकी बॉडी के अंदर चला गया, जैसे ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी ने इसे रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करेगी, अगर वो देखेगी कि ये हार्मफुल है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सेल और सेल प्रोडक्ट्स को मोबिलाइज कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। और वो जो सेल और सेल प्रोडक्ट्स होंगे, जो इम्यून सेल्स होंगे, ठीक है, वो बेसिकली इस एंटीजन को विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस आपकी बॉडी से क्या कर देंगे बेटा, रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब इम्यूनिटी बेसिकली क्या है कि जो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी इंट्रूजन का मतलब होता है एंट्री, तो रिकॉग्नाइज करना इंट्रूजन ऑफ एंटीजन, और मोबिलाइज करना सेल और सेल प्रोडक्ट्स को, और उसके बाद एंटीजन को विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना, ये बेसिकली क्या कहलाती है बेटा, इम्यूनिटी कहलाती है। तो इम्यूनिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंट्री और इंट्रूजन ऑफ एंटीजन and mobilize cell and cell products to help removal of antigen with greater speed and effectiveness. अब नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या जी, दिस इज द इम्यूनोलॉजी, ये जिसे इम्यूनोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, और उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के बाद अपनी बॉडी में मौजूद डिफरेंट तरह के सेल और सेल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट करना और एंटीजन को एज सुन एज पॉसिबल एलिमिनेट करना, रिमूव करना, ये बेसिकली क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास लाइंस ऑफ डिफेंसेस हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने 3 तरह के लाइन ऑफ डिफेंसेस बनाए हैं। अगर कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करती है तो आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह अलमैटी ने डिफरेंट तरह के बैरियर्स बनाए हैं, ठीक है। 3 तरह के बैरियर्स हैं जो कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी को एंटीजन से बचाएं, एंटीजन को रेजिस्ट करें आपकी बॉडी में इंटर होने से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये इनेट एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इन आपके पास जो इम्यूनिटी है वो 2 तरह की होती है, एक इनेट या जिसे इनबोर्न इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं, और दूसरी बेटा आपके पास होती है एक्योर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब देखिए बेटा हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बेसिकली इनेट और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बाय बर्थ ये दोनों तरह के बैरियर्स या लाइन ऑफ डिफेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई भी एंटीजन आएगी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर होता है तो ये फर्क किए बगैर हर तरह के एंटीजन को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर ना हो। अब एमसीक्यूज कैसे आएंगे, एमसीक्यूज ये पूछेंगे कि स्किन है ये कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो स्किन है ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, तो यू कैन इजीली क्लिक दैट एमसीक्यूज। तो अब देखिए स्किन कैसे फिजिकल बैरियर बना रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रहा है। तो स्किन बेसिकली, स्किन के अंदर 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस है और दूसरी क्या बेटा, डर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों बेसिकली क्या हैं, डिफरेंट एंटीजेंस के लिए इम्परमिएबल हैं, मतलब ये फिजिकल बैरियर का काम कर रही हैं। प्लस बेटा स्किन के पास कुछ केमिकल वेपन्स भी हैं। केमिकल वेपन्स का मतलब कि कुछ केमिकल्स हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी के अंदर इंटर होने से रोकते हैं। अब हमारे पास वो कौन से बैरियर है बेटा, नंबर 1 आपके पास है स्वेट, पसीना जिसे आप कहते हैं। आपको पता है कि आपकी स्किन के अंदर डिफरेंट तरह के स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए ये जो बेटा आपके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर एक तो लेसोसाइम इंजाइम होता है। अब लेसोसाइम जो इंजाइम है ये बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को इंटर होने से रोकता है।
ठीक है। नंबर 2 बेटा इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड बेसिकली एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जो पीएच को कम करते हैं और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक ठीक है बेटा। तो इसी तरह बेसिकली स्किन आपकी बॉडी में एंटीजन या बैक्टीरिया को इंटर होने से बचाता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा इस स्किन के अंदर एक और हमारे पास केमिकल है दैट इज नोन एज सीबम, क्योंकि आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं स्किन में। अब सीबम बेसिकली क्या करता है बेटा, ठीक है, सीबम आपकी जो स्किन है उसकी पीएच को कम करता है जिससे हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास कौन सा फिजिकल बैरियर है, ठीक है, सॉरी बैरियर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, दैट इज टीयर। तो देखिए अगर आप देखें टीयर्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आपकी आंखों के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली एंटीसेप्टिक होती हैं। इसके अलावा बेटा जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम भी है और आपके पास इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, ये दोनों एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा स्टोमिक के अंदर HCl है, ये भी एंटीसेप्टिक है। यूरिन है बेटा, ये भी एंटीसेप्टिक है। कोई भी बैक्टीरिया अगर यूरिन के अंदर मौजूद होगा तो यूरिन उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। लास्ट में बेटा आपके पास है सीलिया एंड म्यूकस। अब देखिए अगर हम सीलिया और म्यूकस की बात करते हैं बेटा, तो सीलिया और जो म्यूकस है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मौजूद है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट है। अब देखें बेटा आपके पास अगर आप देखेंगे कि आपने सांस लिया और उस हवा के अंदर जिस हवा का आप इनटेक करने लगे हैं उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई डस्ट है, ठीक है, कोई पोलन प्रेजेंट है, तो ये सीलिया और म्यूकस उसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे और आपकी बॉडी में इंटर होने से बचाएंगे। तो ये स्किन, टेयर, सलाइवा, HCl इन द स्टोमिक, यूरिन, सीलिया एंड म्यूकस, ये बेसिकली आपकी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बना रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को देखें तो मैंने पहले भी बताया कि ये भी इनेट और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर अब देखें जब कोई चीज, जब कोई एंटीजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेगा, पेनिट्रेट कर लेगा, इसे डिसॉल्व कर लेगा, तो उसका सामना होगा बेटा किसके साथ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या आएंगे, देखिए जैसे ही वो बेटा हमारे पास हम कहते हैं स्किन को पेनिट्रेट कर जाता है, टिश्यूज में चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर या ब्लड के अंदर, तो फिर बेटा उसका सामना होगा किसके साथ, मैक्रोफेजेस के साथ। तो बेटा आपके बॉडी के अंदर ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को इनगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो मैक्रोफेजेस प्लस बेटा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स छोटी चीजों की फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो ये दोनों बेटा आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, बेसिकली मोनोसाइट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब वो टिश्यूज में जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड से बाहर निकलता है तो वो डेवलप हो जाते हैं इनटू मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स की टाइप है, ठीक है, जिसे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये बेसिकली परफोरेंस और प्रोटीएज एंजाइम पैदा करके, ठीक है, सेल की क्या करवाता है, डेथ करवाता है, ठीक है। तो ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को बना रहा है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है कंप्लीमेंट सिस्टम। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को कंप्लीमेंट का मतलब जो हेल्प कर रहा हो, ठीक है। तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है इसके अंदर ओवर 30 जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इस कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, 30 से ज्यादा प्रोटीन जिन्हें कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो जब भी कोई एंटीजन बॉडी में जाता है तो ये सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। एक अब एंटीजन इंटर होगी, मतलब पैथोजन इंटर हुआ, एक प्रोटीन एक्टिवेट होगी, दूसरी होगी, तो इस तरह की एक्टिवेशन चलती चली जाती है। और फिर बेटा हमारे पास क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन से वो एंटीजन आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम बेसिकली ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को बना रहा है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है इंटरफेरोन्स। अब देखिए जो इंटरफेरोन्स है ना, ये बेसिकली हमारे पास साइटोकाइंस की क्लास से बिलोंग करते हैं और इंटरफेरोन्स बेसिकली एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो करवाते हैं। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो एक सेल को कम्युनिकेट करवाते हैं दूसरे सेल के साथ। क्लियर होगी। अब देखिए ये कैसे हेल्प करते हैं बेटा, कैसे एंटीजन को रोकते हैं। अब देखिए कोई वायरस आ गए, इंटरफेरोन से याद रख लें ये इंटरफेयर करेगा वायरल रेप्लिकेशन से, कि जब भी कोई वायरस रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है तो इंटरफेरोन उसकी रेप्लिकेशन को नहीं होने देता। तो इससे क्या करता है बेटा, ये एक वायरस को दूसरे सेल्स तक, ठीक है, पेनिट्रेट करने से रोकता है, वायरस को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा कि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। देखिए अगर हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात करें तो जब अगर किसी मैक्रोब की वजह से, ठीक है, किसी एंटीजन की वजह से या किसी भी हमारे पास फिजिकल ट्रॉमा की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं बेटा, देखें रेडनेस होगी, पेन होगा, हीट होगी, ठीक है, और प्लस लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उस पार्ट का। तो दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। तो इससे क्या होता है बेटा, डिफरेंट तरह के जो इम्यून सेल्स हैं
वो माइग्रेट करते हैं उस जगह, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो तो उसे ख़त्म करें, ठीक है, और वहाँ पर रिपेयरिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दें। और इसके साथ साथ जहाँ भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन बेसिकली ब्लड वेसल्स की डायलेशन करवाता है, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी तो वहाँ ज्यादा खून आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा, तो हमारे पास हीलिंग क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। लास्ट में बेटा आपके पास है पायरेक्सिया, ठीक है। तो पायरेक्सिया बेसिकली क्या है, फीवर को कहते हैं, हाई टेम्परेचर को। देखें जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, तो वो कुछ हमारे पास केमिकल रिलीज करेगा जिनका नाम क्या है बेटा, पायरोजिन्स, ठीक है, नाम याद रखने, पायरोजिन्स बेटा, सेकंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा है। तो बेटा हमारे पास वो पैथोजिन्स पायरोजिन्स रिलीज करेंगे, वो पायरोजिन्स ब्लड के थ्रू आपके हैपोथैलेमस तक जाएंगे। हैपोथैलेमस के अंदर वो क्या करेंगे, जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है 37, उसको क्या कर देंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। देखिए जैसे ही बेटा आपका जो हमारे पास हैपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज हो गया। अब वो जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो बेसिकली कुछ बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल होता है कि उस पर वो ग्रोथ क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो इसलिए वो पैरोजन को उन्होंने रिलीज किया। क्लियर होगी बेटा। लेकिन एक फायदा ये भी होता है कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो भी इंडोजेनियस केमिकल रिलीज करते हैं, पैरोजिन ही। वो पैरोजिन क्या करेगा बेटा, ठीक है, वो हेल्प करेगा दूसरे सेल्स को बताने में कि बेसिकली ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कौन सी चीज आ चुकी है, डिफरेंट तरह के पैथोजेंस आ चुके हैं। तो इस तरह आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंडली बेटा जो पैरोजेंस हैं ये आपके ब्लड के अंदर आयरन की जो मिकदार है, जो आयरन की कंसंट्रेशन है, उसे कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं बेटा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए, रेप्लिकेट होने के लिए आयरन चाहिए, ठीक है। अब पैरोजेंस ने क्या किया, आयरन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया। तो जब बैक्टीरिया को आयरन नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, रुक हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपने याद रखना है कि हाई टेम्परेचर जब आपकी बॉडी का होता है तो जो इन्वेल्प्ड वेसेल्स हैं, ठीक है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो बेसिकली क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन से वेसेल्स, इन्वेल्प्ड वेसेल्स। ये एमसीक्यूज भी आता है कि कौन से वेसेल्स ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इन्वेल्प्ड वेसेल्स आर मोर सेंसिटिव टू द हीट बेटा। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। तो अगर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं बेटा, तो आपने याद रखना है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली अडाप्टिव या अक्योर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और है भी क्या बेटा, स्पेसिफिक। एक जो एंटीजन इंटर होगी उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी आएगी, उसे खत्म करेगी, ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है बेटा, आपका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। कौन सा सिस्टम बेटा, इम्यून सिस्टम। और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, वो बेटा आपके पास दो तरह के हैं। एक आपके पास है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और दूसरा आपके पास है बेटा ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स बेसिकली आपके जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है वो बेसिकली आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये टी लिम्फोसाइट्स कैसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देती हैं और हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली एंटीबॉडीज पैदा करके मैक्रोब्स को या एंटीजन को बॉडी से रिमूव करते हैं, तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स को इसलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स का नाम भी देती हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है, ये एमसीक्यूज है, आपने याद रखने ये एमसीक्यूज। अब देखिए बेटा आपके पास एमसीक्यूज क्या है कि इम्यून सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट होता है कौन से लेयर से। नंबर 1 आपके पास एक्टोडर्म है, नंबर 2 बेटा आपके पास मेसोडर्म है, नंबर 3 आपके पास एंडोडर्म है, और डेल्टा आपके पास ऑप्शन है नन। तो बेटा आपका जो इम्यून सिस्टम है दिस इज बेसिकली ओरिजिनेट और ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं, आपके पास नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपने देखना है कि कितने कंपोनेंट्स है बेटा, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम के। नंबर 1 आपके पास कौन सा बेटा, एंटीजन है। नंबर 2 बेटा आपके पास एंटीबॉडी है। नंबर 3 बेटा आपके पास बी लिम्फोसाइट्स हैं, और नंबर 4 आपके पास हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो ये चार चीजें हैं बेटा जो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बना रही हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब बारी बारी हम इनको बेटा डिस्कस करते हैं। अब देखें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है एंटीजन। अगर हम एंटीजन की बात करते हैं बेटा, तो जो एंटीजन है बेसिकली ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कि आपके पास फॉरेन पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है बेटा, एनी पार्टिकल फॉरेन टू द बॉडी इज नोन एज एंटीजन। और ये मोस्टली क्या होती है बेटा, प्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब कि मोस्टली जो एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर होती हैं बैक्टीरिया वायरसेस, वो मोस्टली क्या होंगी बेटा, प्रोटीन से मिलकर बनी होंगी। और एंटीजन को एक मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, एंटीजन इज आल्सो नोन एज इम्यूनोजिन।
अब इम्यूनोजिन का मतलब क्या बेटा, इम्यूनोजिन का मतलब बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन को जनरेट करने वाले सब्सटेंसेस। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या है बेटा, एंटीबॉडी। तो एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है तो ये बेसिकली किसको जनरेट करते हैं बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज को। तो इसलिए बेटा एंटीजन आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू जनरेट और प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन। इसलिए बेटा एंटीजन को आप क्या नाम देते हैं, इम्यूनोजिन का नाम देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेटा कोई भी एंटीजन इंटर होगी और कोई भी एंटीबॉडी आकर उसे खत्म कर देगी। अ स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसका मतलब एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही एक स्पेसिफिक एंटीजन को क्या कर सकती है बेटा, खत्म कर सकती है। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास हमारे पास एंटीबॉडी है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब देखें जो एंटीबॉडी है इसे हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम भी दिया है। तो ये प्रोड्यूस होंगे इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, कि जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन इंटर होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। और ये मोस्टली बेटा क्या होती है, प्रोटीनेशियस होती है। ये भी प्रोटीन की बनी होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा, प्रोटीनेशियस होती हैं। और एंटीबॉडीज को एक हम इंपॉर्टेंट नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। देखें एंटीजन को क्या नाम दिया था, इम्यूनोजिन का। एंटीबॉडी को क्या नाम देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम देंगे। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किस फॉर्म में, शॉर्ट में आईजी की फॉर्म में। तो जहां भी आपको आईजी नजर आए, ठीक है, आईजी का मतलब क्या होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी। नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, टोटल कितनी टाइप्स हैं बेटा, 5 टाइप्स हैं, ठीक है। नाम कैसे कैसे याद रखने बेटा, 5 टाइप्स, ठीक है। तो आपने याद रखना बेटा गेम्ड से, GA, ठीक है, ये फिर M, ये E और ये आपके पास D। तो गेम्ड से आपने याद रखना। देखिए नंबर 1 हमारे पास पहली जो है वो होगी IgG। देखिए ये आपके पास IgG है, फिर होगी IgA, फिर होगी IgM, फिर होगी IgE, फिर होगी IgD। तो ये हमारे पास बेटा 5 टाइप्स हैं, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा नेक्स्ट बेटा आपके पास स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ठीक है, ये आपने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो देखिए बेटा आपके पास जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है, आपने याद रखना है, ये वाई शेप्ड होती है। कौन सी शेप होती है इसकी, वाई शेप्ड। ये पहला एमसीक्यूज है कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन इज वाई शेप्ड। अब देखिए नेक्स्ट आपने याद रखना है कि इसके अंदर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 4। तो इसलिए बेटा एंटीबॉडी को आप नाम देते हैं टेट्रा पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का। कौन सा, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब उन 4 में से 2 तो बेटा होंगी लाइट चेन्स और 2 बेटा कौन सी होंगी, हैवी चेन्स होंगी। और हर चेन के मजीद 2 पार्ट होंगे। ईच चेन हैज 2 पार्ट। एक आपके पास होगा वेरिएबल रीजन और दूसरा बेटा आपके पास कौन सा होगा, कांस्टेंट रीजन होगा। तो हर मतलब टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जिसमें से 2 लाइट हैं, 2 हैवी हैं। और हर चाहे लाइट है चाहे हैवी चेन है, हर चेन के 2 पार्ट हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और इस पूरे पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, जो टेट्रा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है या एंटीबॉडी है, टोटल जो हमारे पास मतलब आम तौर पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में होल्ड करके रखने वाला जो बॉन्ड है वो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी एमसीक्यूज है। 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या इन द मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी। अब देखें हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर है आपके पास। देखें ये आपके पास जो है दिस वन इज द, ये हमारे पास एक लाइट चेन है, ये आपके पास दूसरी लाइट चेन है। अब देखें इन लाइट चेन के अंदर एक आपको ये वेरिएबल नजर आ रहा है रीजन और दूसरा ये आपको कांस्टेंट रीजन नजर आ रहा है। तो देखें इन दोनों लाइट चेन्स के अंदर पहला वेरिएबल रीजन है, दूसरा कौन से, कांस्टेंट। अब देखें हमारे पास ये जो रेड कलर वाला आप देखें, अगर हम ये देखते हैं बेटा ये लें, तो अब ये देखें ये जो आपके पास थी ये वाली जो चेन है, ठीक है, ये लंबी है बड़ी चेन है, ये आपके पास दूसरी हैवी चेन है, एक हैवी चेन। और ये आपके पास बेटा कौन सी होगी, दूसरी हैवी चेन होगी। समझा गई इस बात की। अच्छा ये आपके पास 2 लाइट चेन्स थी और ये 2 क्या है बेटा, हैवी चेन। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी, 2 लाइट एंड 2 हैवी, ठीक है। और हर एक चेन के अंदर देखें ये आपके पास कौन सा वेरिएबल रीजन है और ये कौन सा है, कांस्टेंट रीजन है। इसी तरह लाइट चेन के अंदर भी देखें ये वेरिएबल और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट रीजन है। क्लियर की बेटी बात। तो आपने देखा कि आपके पास जो हमारे पास एंटीबॉडी है ये टेट्रा पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 आपके पास लाइट चेन्स हैं, 2 हैवी हैं। और हर हमारे पास चेन के पास 2 पार्ट हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अच्छा फिर हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि कौन से पार्ट के साथ जाकर एंटीजन बाइंड होगी एंटीबॉडी के साथ। तो बेटा दोनों चेन्स के जो वेरिएबल रीजन होते हैं, देखें वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, ये बेसिकली बाइंड होंगे किसके साथ बेटा, ये बाइंड होंगे आपकी, ठीक है, एंटीजन के साथ। इसी तरह ये देखें ये आपके पास
ये जो पार्ट है, ये वाला वेरिएबल रीजन वाला, ठीक है, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, ये बेसिकली आकर बाइंड करेगा किसके साथ, एंटीजन के साथ। तो वेरिएबल जो रीजन होती हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा फिर देखें आपके पास ये दो चेन्स को, ठीक है, ये देखें दो चेन्स को आपको वेरिएबल, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट जो रीजन्स हैं, ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन के, इन दोनों के दरमियान ये देखें आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, ये आपको नजर आ रहे हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखें आपके पास, ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, देखें एक डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड ये नजर आ रहा है, और दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखें दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इकट्ठे हैं दो हैवी चेन्स के दरमियान, और एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है बेटा हैवी और लाइट चेन के दरमियान। तो टोटल आपके पास कितने बॉन्ड्स हो गए बेटा, टोटल जो आपके पास बॉन्ड्स हैं वो टोटल कितने बेटा, 4 हैं। तो ये सारे एमसीक्यू से जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी एफ सी रीजन क्या है, एफ ए बी रीजन क्या है, ये आप लोगों के काम की बातें नहीं है, ये आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। एमडी कैट के लिए जितनी बातें जरूरी थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। क्लियर है भैया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, बी लिम्फोसाइट्स। तो अब देखें जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेटा, अगर हम इनको देखें तो देखें ये बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज पैदा करते हैं, तो इसलिए ये बेटा ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस प्रोवाइड करेंगे। तो ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस इज कैरीड आउट बाय द बी लिम्फोसाइट्स। ये हमारे पास एमसीक्यूज हो गया। अब जो बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर चली जाती हैं, लिम्फ के अंदर चली जाती हैं, और ये वहां जाकर अपना काम परफॉर्म करती हैं। अब एंटीबॉडीज मतलब कैसे एक्शन परफॉर्म करती हैं हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन के जरिए, ऑप्सोनाइजेशन के जरिए और कंप्लीमेंट एक्टिवेशन के जरिए, ठीक है, ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और एंटीजेंस की क्या करवाती हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस करवाती हैं। क्लियर होगी बेटा। एंटीबॉडीज हमेशा सेल के बाहर मौजूद होती है ना, तो ये उन एंटीजन या पैथोजेंस पर अटैक करती हैं, उन पैथोजेंस को खत्म करने की कोशिश करती हैं जो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स अपॉन एक्टिवेशन प्रोड्यूस करते हैं बेटा कौन से सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं बेटा आपने याद रखना है, ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे बेटा एंटीबॉडीज। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अब नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है कि प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स अकर इन बोन मैरो। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस भी बोन मैरो के अंदर होंगे, और बेटा इनकी मैचुरेशन भी कहाँ होगी बेटा, बोन मैरो के अंदर होगी। देखें ये आपके पास बी लिम्फोसाइट्स थे, बी लिम्फोसाइट्स के पास एंटीजन आकर बाइंड होगी, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इनकी एक्टिवेशन एक तो एंटीजन की बाइंडिंग से होती है, और दूसरा जब हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, ये इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं केमिकल, तो ये बेसिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब ये बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो हमने पढ़ा था ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और मेमोरी सेल्स। और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों कहाँ होगी बेटा, बोन मैरो के अंदर होगी। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और बी लिम्फोसाइट्स को बी को क्या नाम देते हैं, क्योंकि बेसिकली इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो बर्ड्स के अंदर बुर्सा फेब्रिशियस के अंदर हुई थी, या बुर्सा फेब्रिकस भी पढ़ते हैं, इसलिए बेटा इसे क्या नाम देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आपके पास है टी लिम्फोसाइट्स। अगर आप बेटा टी लिम्फोसाइट्स को देखेंगे तो टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करवाते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पांस जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड रिस्पांस इज कैरीड आउट बाय द टी लिम्फोसाइट्स, ये एमसीक्यूज है। अब देखिए टी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही है बेटा, बोन मैरो के अंदर हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बेटा। हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अकर इन बोन मैरो, और जिनकी मैचुरेशन है वो बेसिकली कौन से ग्लैंड में होती है, वो होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्रोड्यूस कहाँ हुए, बोन मैरो के अंदर, लेकिन वो भी हमारे पास इम्यूनो, ठीक है, फुल कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। उनकी मैचुरेशन कहाँ होगी बेटा, थाइमस ग्लैंड के अंदर। इसलिए क्योंकि इनकी मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, तो इसलिए बेटा टी लिम्फोसाइट्स को हम क्या नाम देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं, बिकॉज ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट कौन बनाते हैं, थाइमस ग्लैंड बनाते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए इनकी टाइप्स हैं, टोटल बेटा इनकी टाइप्स जो है वो 4 हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नंबर 2 बेटा आपके पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं। नंबर 3 आपके पास सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स हैं। नंबर 4 आपके पास है बेटा मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इनका रोल क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स सेल की किलिंग करता है। सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको रोकता है।
और मेमोरी लिम्फोसाइट्स आपको याद है कि ये मेमोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपने यहाँ एक मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, ड्रा की हुई हैं। अब देखिए जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं इनके पास एक मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं CD4, ये सरफेस मार्कर है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास हमेशा CD4 हमारे पास सरफेस मार्कर होगा, और इसके जो टी सेल रिसेप्टर हैं वो हमेशा बाइंड होंगे किसके साथ, MHC2 के साथ। किसके साथ, ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, सॉरी रिसेप्टर होता है, मॉलिक्यूल होता है किसके पास बेटा, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास, ठीक है, जिसे APC भी पढ़ते हैं। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमेशा उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जाकर बाइंड होगा जिसके पास MHC2 होगा, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास क्या है, CD4 पॉजिटिव सरफेस मार्कर है। तो 4 से याद रख लें, देखिए 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, 8 आता है। तो देखिए जो 4 वाले हैं वो हमेशा किसके साथ बाइंड करेंगे बेटा, MHC2 के साथ बाइंड करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा नेक्स्ट बेटा मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, हेल्पर वालों के पास CD4 था, साइटोटॉक्सिक टी के पास C से याद रख लें, C को आप मतलब ये देखें ये C है, अगर आप ऐसे इसे बना लें तो ये 8 की शक्ल बना लेते हैं, ठीक है, चलो बन नहीं रहा, आप ऐसे समझ लें। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है इसके पास जो सरफेस मार्कर होते हैं वो होते हैं CD8 पॉजिटिव, ठीक है। इसके पास कौन सा होगा, CD8 पॉजिटिव होगा, और इसके जो टी सेल रिसेप्टर हैं वो हमेशा बाइंड होंगे किसके साथ, MHC1 के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर 1, MHC1। CD4 वाले MHC2 के साथ बाइंड होते हैं और CD8 वाले MHC1 के साथ बाइंड होंगे, ठीक है। तो हेल्पर टी जो सेल है बेटा इसके पास CD4 है, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द MHC2, और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके पास जो सरफेस मार्कर है वो CD8 है, और वो हमेशा बाइंड होगा MHC1 के साथ। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको यूं आसान कर दूं कि कैसे पता चलेगा कि साइटोटॉक्सिक है, ये हेल्पर है, आप देखेंगे उसके ऊपर सरफेस मार्कर कौन सा लगा हुआ है। अगर CD4 है तो आप कहेंगे हेल्पर टी है, ठीक है, और अगर वो हमारे पास CD8 पॉजिटिव है तो आप कहेंगे साइटोटॉक्सिक है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 बनता है, तो आप कहेंगे 4 हमेशा 4 वाला मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमेशा बाइंड होगा किसके साथ, MHC2 के साथ, और जो 8 वाला है वो हमेशा 8 × 1 8 होता है, ठीक है, तो हमेशा बाइंड होगा MHC1 के साथ। क्लियर होगी बेटा ये बात। ये चंद इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे बेटा सेल मीडिएटर रिस्पॉन्स 1 ये चीजें काम आएंगी। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास ये देखें, ये आपके पास मैंने ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है, और सेल मीडिएटर रिस्पॉन्स रखा है। अब देखें कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर होती है, जैसे कि ये माउस की मैंने एग्जांपल ली हुई है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, प्रोटीन, वायरस या बैक्टीरिया, ये अपने होस्ट के अंदर मतलब के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हुए तो दो तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट हो सकते हैं। एक तो बेटा आपके पास है ह्यूमरल रिस्पॉन्स और दूसरा बेटा सेलुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पहले मैं सेलुलर रिस्पॉन्स को करता हूँ। देखिए जैसी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपके पास देखें ये एक सेल है, ठीक है। अब वो सेल उस एंटीजन को इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने के बाद वो क्या करता है, अपनी सरफेस पर उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है, तो वो सेल बन जाते हैं बेटा APC सेल, जिसे कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ आकर हेल्पर टी सेल क्या होगा बेटा, बाइंड करेगा। कौन सा सेल, हेल्पर टी सेल, या यूं कह लें कि टी सेल जाकर बाइंड करेगा। अब उसको जो हमारे पास ये देखें टी सेल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के MHC2 के साथ जाकर बाइंड करेंगे, क्योंकि ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, टी सेल कौन सा, हेल्पर वाला है। तो ये जो हमारे पास हेल्पर वाला है इसके पास CD4 पॉजिटिव है, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग के MHC2 के साथ इसके TCR जो रिसेप्टर है वो बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद इसकी एक्टिवेशन होगी, जब एक्टिवेशन होगी तो ये मजीद क्या पैदा करेगा, टी हेल्पर सेल, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और इसके बाद साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स भी पैदा करेगा। अब देखें जो हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मजीद केमिकल्स पैदा करते हैं जिसे आप इंटरल्यूकिन्स का नाम देते हैं। तो ये जो हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के जरिए इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हुए हैं, तो एक तो वो खुद हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की मजीद क्या करवाएंगे, प्रोलिफरेशन, उसकी तादाद में इजाफा करवा देंगे, और प्लस हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेंगे वो बेसिकली जाकर बाइंड होंगे किसके साथ, इन्फेक्टेड सेल के साथ जिसके अंदर बेटा एंटीजन आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स हैं जो कि CD8 पॉजिटिव वाले हैं वो जाकर बाइंड करेंगे इन्फेक्टेड सेल के पास, कौन से मॉलिक्यूल के साथ, MHC1 के साथ, ठीक है। तो देखिए साइटोटॉक्सिक वाले इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड हुए और ये अब रिलीज करेंगे परफोरेंस एंड प्रोटीएजेज एंजाइम, तो इस सेल के अंदर होल प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, लाइसेस, इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये बात। और इसके अलावा जो देखें हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ये जा रही हैं और ये जाकर एक्टिवेट करेंगे किसको, बी लिम्फोसाइट को, ठीक है। अब देखें जो एक्स्ट्रा सेलुलर, देखें हेल्पर टी लिम्फोसाइट या टी सेल ने जो भी एक्टिविटी करवाई है वो बेसिकली उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट करवाई जो सेल के अंदर था, इंटरसेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट इन्होंने अपना रिस्पॉन्स शो किया है।
और बेटा हमारे पास जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन प्रेजेंट है सेल के बाहर, वो इसके साथ आकर बाइंड करेगी, या हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने जो इंटरल्यूकिन रिलीज किया है वो जाकर बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, तो वो क्या पैदा करेंगे, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और प्लाज्मा सेल क्या पैदा करेंगे बेटा, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज आगे जाकर क्या करवाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन करवाएंगी, ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगी, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन करवाएंगे, और सब एंटीजन की क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये बेटा हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स था। तो आपने देखा कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स के अंदर कौन से सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, और सेलुलर या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर कौन से हैं, टी सेल्स हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज पैदा करके एंटीजन को खत्म करें तो वो एंटीबॉडी मीडिएटेड है। यहाँ सी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जैसा कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली सेल को किलिंग कर रहा है, तो ये बेसिकली सेल मीडिएटेड है। ठीक है, ये बेसिकली ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो बी सेल अटैक करते हैं उस एंटीजन पर जो सेल से बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन। ठीक है, और हमारे पास जो सेलुलर रिस्पॉन्स है जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल के पास जिसके अंदर एंटीजन होती है, मतलब इंट्रासेलुलर एंटीजन पर। तो ये मैंने देखी, ये बात लिख भी दी है, ये आप नोट कर लें कि जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसिकली अटैक करते हैं इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, जो सेल के बाहर जो चीजें मौजूद होती हैं उन पर अटैक करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स अटैक करते हैं बेटा, ठीक, अटैक द इन्फेक्टेड सेल्स, वो सेल्स जिनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होती है। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट बेटा मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है किसके दरमियान, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कुछ चीजें याद रखनी है कि जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी को अभी हमने कहा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम भी देते हैं। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज पैदा करके एंटीजन को किल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ये आपके पास कहलाएगी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर सेल्स इन्वॉल्व है तो इसलिए इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का नाम देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। अब इफेक्टर सेल्स कौन से हैं दोनों तरह के रिस्पॉन्स में? अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी है तो सेल्स बेटा कौन से हैं, बी सेल्स हैं, और अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो कौन से सेल्स एक्टिव हैं, टी सेल्स हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब एंटीजन टारगेट कौन सा है, मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी के जरिए कौन से एंटीजन को खत्म किया जाता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जरिए कौन से एंटीजन को खत्म किया जाता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए बी लिम्फोसाइट्स हमेशा अटैक करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस और टॉक्सिन्स पर जो सेल से बाहर हैं, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर है उन एंटीजन्स को टारगेट किया जाता है जो कि इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? जो इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब एंटीजन प्रोसेसिंग क्या है? ठीक है, एंटीजन को किसने प्रोसेस किया? डायरेक्टली पी सेल्स ने, बी लिम्फोसाइट्स उसके जरिए एक्टिवेट हुए। तो और एंटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर देखें तो मैंने कहा था कि पहले बेटा एक सेल क्या करते हैं, एंटीजन को इनगल्फ करते हैं, वो बन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एपीसी का मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन इज प्रोसेस्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और वो फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को प्रेजेंट कर देते हैं बेटा किन सेल्स के पास, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स के पास, और फिर टी लिम्फोसाइट्स उन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस की बात करें तो एंटी जो बॉडी है, ठीक है, वो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन के जरिए बेटा एंटीजन को खत्म करती है। न्यूट्रलाइजेशन को आप थोड़ा समझ लें। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि देखें आपके पास सपोज करें, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि ये आपके पास क्या थी, एक एंटीजन है, ठीक है। अब ये एंटीजन सेल के अंदर इंटर होना चाहता है, अभी बाहर है, तो ये देखें डिफरेंट तरह के क्या आएंगे बेटा, ये देखें ये बेसिकली आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है, एंटीबॉडीज, और इसने क्या कर लिया, इस एंटीजन को ब्लॉक कर लिया है और ये सेल के अंदर इसे इंटर नहीं होने दे रहा। तो हमारे पास जब मैक्रोब या पैथोजन ब्लॉक हो जाते हैं भाई एंटीबॉडीज और वो सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता, तो उसे बेटा आप क्या नाम देते हैं बेटा, उसे आप नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास एंटीजन मौजूद थी, एंटीजन को आकर सराउंड कर लिया बेटा एंटीबॉडीज ने, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया है, और उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फैगोसाइटोसिस जल्दी हो जाती है, तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, ऑप्सोनाइजेशन का। और फिर हमारे पास एक कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ये एक ही वर्ड है, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन। तो हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो कंप्लीमेंट जो प्रोटीन्स है वो एक्टिवेट होती जाएंगी और वो आपके फैगोसाइटोसिस को भी इंक्रीज करवा देंगे, इन्फ्लेमेशन भी करवाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि एज सुन एज पॉसिबल आपकी बॉडी से एंटीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर की बेटा ये बात? अच्छा नेक्स्ट बेटा अगर हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की मैकेनिज्म को देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन होती है किसकी, मैक्रोफेज की, एंड किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाती हैं और जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाते हैं बेटा, किल कर दिए जाते हैं थ्रू द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर होगी बेटा ये बात?
अब देखिए नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल देखें, ठीक है। तो एग्जांपल में ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करेगी, ठीक है। और बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, द रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन सच एज वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वायरस कोई सेल के अंदर है, कोई फंजाई या बैक्टीरिया सेल के अंदर है, तो उनके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो सेल मीडिएटेड वाला होगा। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोल इन द ट्रांसप्लांटेशन, लास्ट वाला पॉइंट बेटा आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें अगर आपने किसी भी बॉडी ने, ठीक है, कोई हमारे पास आर्गन या टिश्यू को बेटा रिसीव किया है, ठीक है, किसी डोनर से, तो उसकी रिजेक्शन भी हो सकती है। तो अगर वहां ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी तो रिजेक्शन किसके थ्रू होगी, एंटीबॉडीज के थ्रू होगी। किसके थ्रू बेटा, एंटीबॉडीज के थ्रू। तो एंटीबॉडीज कैन कॉज रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स, ठीक है। और अगर बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू होती है रिजेक्शन, तो वो कौन करवाएंगे, टी सेल्स करवाएंगे। क्लियर होगी बेटा। तो टी सेल्स कैन कॉज रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स बेटा। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं बेटा, तो हमारे पास इम्यूनिटी है, ठीक है। अब इम्यूनिटी दो तरह की हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनेट एंड अक्योर्ड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, इनबोर्न हो, ठीक है। और अडॉप्टिव या अक्योर्ड वो होती है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। क्लियर होगी बेटा ये बात, ठीक है। अब डिफरेंट पैथोजेंस का अटैक होगा बॉडी पर, डिफरेंट पैथोजेंस का एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अपने इम्यून सेल्स की तादाद इंक्रीज करेगी, और वो इम्यून जो सेल्स हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, वो आपकी अक्योर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए बेटा आपके पास अगर हम देखें तो दो जो अक्योर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, उसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव और दूसरी बेटा आपके पास कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या फर्क है, दोनों की दो टाइप्स हैं, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, और आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो देखें अक्योर्ड इम्यूनिटी दो तरह की, एक्टिव एंड पैसिव। अब देखिए मैं आपको ये थोड़े एग्जांपल्स यहाँ चीजें कुछ समझाता हूँ, ठीक है, कि एक्टिव क्या और पैसिव क्या। देखें आप एक बात याद रखें कि सपोज करें ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर होती है, और आपकी बॉडी क्या करती है बेटा, उस एंटीजन के अगेंस्ट अपने बॉडी के अंदर क्या पैदा कर लेती है बेटा, एंटीबॉडीज। बाहर से कोई एंटीजन आए आपकी बॉडी में और वो एंटीजन आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर दे, एक्टिवेट कर दे कि वो अपने ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करे, ऐसी एंटीबॉडी को बेटा आप क्या नाम देंगे, एक्टिव, सॉरी, ऐसी इम्यूनिटी जो डेवलप होती है थ्रू दीज एंटीबॉडीज, दिस इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव। तो अगर आपकी बॉडी एंटीजन के रिस्पॉन्स में खुद एंटीबॉडीज पैदा कर रही है तो वो क्या, एक्टिव है, ठीक है। और अगर देखें नेचुरल तरीके से वो एंटीजन, कोई बैक्टीरिया जैसे कि कोविड-19 आया था, ठीक है, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन जाती है और वो एंटीबॉडीज पैदा करवाती है, तो वो जो इम्यूनिटी होगी उसे कहेंगे एक्टिव, ठीक है, नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। क्लियर है बेटा ये बात, नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, क्या करवाएंगे बेटा, आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, और वैक्सीनेशन के नतीजे में, ठीक है, वैक्सीनेशन के अंदर क्या होते हैं, डेड बैक्टीरिया या एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया या वायरसेस होती हैं, पैथोजेंस होती हैं। अब वो है तो एटीन्यूएटेड, वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर देंगे कि वो अपने अंदर एंटीबॉडीज पैदा करें, तो वो होगी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब इसी तरह बेटा देखें अगर ऐसा हो जाए कि ये आप करें, सपोज करें ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के अंदर आप डायरेक्टली एंटीजन की बजाय क्या आप इसको किस इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, आप बेटा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एंटीबॉडीज को, ठीक है। तो अगर आप बेटा एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटीबॉडीज बाहर से आ रही हैं, आपकी बॉडी नहीं बना रही, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही हैं, तो उसके थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो क्या होगी, पैसिव होगी। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो अगर आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर रही, ठीक है, बाहर से एंटीबॉडीज आ रही हैं, ठीक है, तो वो इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो होगी पैसिव। अब देखें अगर आपके पास होते हैं ना सीरम, सपोज करें ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर सीरम है, और इस सीरम के अंदर आपने बेटा किस चीज को मिक्स कर दिया, आपने मिक्स कर दिया बेटा किस चीज को, आपने मिक्स कर दिया आईजी, मतलब के एंटीबॉडीज को, ठीक है। तो द सीरम दैट कंटेन एंटीबॉडीज इज नोन एज एंटी सीरम। तो अगर आपने एंटी सीरम का इंजेक्शन दिया जिसके अंदर एंटीबॉडीज थी, तो उन्होंने जाकर इम्यूनिटी डेवलप करवाई, तो वो कौन सी होगी, पैसिव होगी, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी को खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं रही, बाहर से एंटीबॉडीज आ गई हैं और वो एंटीजन को एलिमिनेट कर देंगे, दिस इज नोन एज पैसिव। तो अगर ये नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज जाती हैं तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, और अगर आर्टिफिशियल तरीके से जाती हैं तो वो आर्टिफिशियल है। नेचुरल तरीके से कैसे जाएंगी, जैसे कि बेटा आपके पास जो कोलोस्ट्रम होते हैं, फर्स्ट मदर मिल्क है, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी बहुत ज्यादा होती है, तो जब बच्चा फीड करता है तो वो मदर के मिल्क से जो एंटीबॉडी आ रही है उसका इंटेक कर रहा है। एंटीबॉडी अब बच्चा तो पैदा नहीं कर रहा, ठीक है, वो बेसिकली माँ के दूध से आ रही है, तो वो बेसिकली नेचुरली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी होगी।
और हम इसी तरह बेटा हमारे पास जो बच्चा पेट में होता है, ठीक है, तो हमारे पास प्लेसेंटा में से एंटीबॉडी क्रॉस करके चली जाती है। तो जो प्लेसेंटा में से क्रॉस करती है बेटा, वो भी मदर की सर्कुलेशन से आती है, मदर के ब्लड में से आती है, बच्चा पैदा नहीं करता, तो वो भी बेसिकली क्या नेचुरली इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल तरीके में कैसी होते हैं कि जैसे कि आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, तो टेटनस के इंजेक्शन के अंदर बेटा टेटनस मतलब जो हमारे पास टेटनस के इंजेक्शन में एंटीटॉक्सिन होता है, ठीक है, वो एंटीटॉक्सिन बेसिकली एंटीबॉडी का प्रोडक्ट है, तो आपने बाहर से एंटीटॉक्सिन दिया तो वो भी आर्टिफिशियल होगा। इसी तरह रेबीज के इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, और इसी तरह आपको सांप ने काट लिया, ठीक है, एंटी विनोम आप देते हैं जिसके अंदर विनोम का एंटी हमारे पास टॉक्सिन मौजूद होता है, तो वो बेसिकली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो मजीद हम इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी ये है कि कोई इन्फेक्टिंग पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर चला गया है, देखें ये कि बैक्टीरिया चला गया, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडीज बनाने में, या आपने वैक्सीनेशन करवा दी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी। अब नेचुरल तरीके से क्या है, मैटरनल जो एंटीबॉडीज बच्चे में जाती हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लेते हैं थ्रू एंटी सीरम, आपने बाहर से ले ली, ठीक है, तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के दरमियान। तो देखें एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर देखें, ये आपने चीजें याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एक्सपोजर होता है किसके साथ, एंटीजन के साथ, कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगी और वो एंटीबॉडीज पैदा करेगी। पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसका, एंटीबॉडीज का। क्लियर होगी बेटा ये बात? अब देखिए ड्यूरेशन की बात करें, देखिए एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर पहले एंटीजन जाएगी, फिर वो एंटीबॉडीज पैदा करेगी, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन क्या है, क्योंकि बेसिकली जब एंटीजन जाएगी, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज पैदा करवाएगी, तो बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स के साथ साथ मेमोरी सेल्स भी पैदा करेंगे, ठीक है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन है। बाद में भी अगर कोई हमारे पास इस तरह की एंटीजन आ जाती है कि बैक्टीरिया आ जाता है, तो आपकी बॉडी के पास मेमोरी मौजूद है, तो आपको लंबे अरसे तक प्रोटेक्ट कर सकता है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, आपने बाहर से एंटीबॉडीज डाली, मेमोरी सेल्स पैदा ही नहीं हुए, तो ये बेसिकली क्या होगी, शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन होगी, ठीक है, कि जितनी देर तक एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहेंगी, ठीक है, उतनी देर तक प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे ही वो यूज्ड अप हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो प्रोटेक्शन भी क्या हो जाएगी, खत्म। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, देखें एंटीजन आई, उसने बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट किया, बी लिम्फोसाइट ने प्लाज्मा सेल्स बनाए, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाई, तो ये हमारे पास स्लो प्रोसेस है, स्लो ऑनसेट होता है प्रोडक्शन का एक्टिव में। और अगर पैसिव की बात करें तो आपने डायरेक्ट ही एंटीबॉडीज दे दी, बनाने की जरूरत ही नहीं रही, तो फिर वो जो रिस्पॉन्स पैदा करेंगी वो होगी इमीडिएट ऑनसेट ऑफ प्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी होते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी होती है, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होगी और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी होगी। और अगर पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो जस्ट आप एंटीबॉडीज दे रहे हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडीज के थ्रू जस्ट जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। मेमोरी की बात करें तो देखिए इम्यून मेमोरी, मतलब मेमोरी सेल्स बेटा एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बनते हैं, क्योंकि एंटीजन आती है वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है, प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स बनते हैं। लेकिन बेटा पैसिव इम्यूनिटी में देयर आर नो इम्यून मेमोरी, ठीक है, दैट इज जनरेटेड, ठीक है, तो इम्यून सेल्स जो इम्यून मेमोरी पैसिव के अंदर जनरेट नहीं होती, क्योंकि आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हैं। एग्जांपल की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन देते हैं तो बेटा आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो ठीक है, नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी होगी। क्लियर होगी बेटा ये बात? और इसी तरह देखिए मैटरनल जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, मैटरनल जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करवा रही हैं। और जो आप इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि टेटनस के अंदर, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के अंदर, रेबीज के अंदर और स्नेक बाइट के अंदर, वो बेसिकली क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल्स हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो ये अब देखें जो स्नेक बाइट, आप स्नेक अगर काट लेता है तो उसका जो हमारे पास जहर होता है जिसे आप विनोम कहते हैं, तो उसका जो तोड़ होता है जिसे आप एंटी विनोम कहते हैं, आप उसके इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि एंटी विनोम जाकर विनोम को खत्म कर दे। तो ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो ये जो इम्यूनिटी का टॉपिक है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज। अब देखिए अगर हम इसके एमसीक्यूज को देखें तो पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, कौन एंटीबॉडी पैदा करता है, टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इसका आंसर क्या है, कौन क्या पैदा करते हैं बेटा, बी सेल्स पैदा करते हैं, ठीक है, तो आंसर इज बी। Which type of immunity is characterized by the immunological memory? Immunological memory मतलब कि जिसमें मेमोरी सेल्स पैदा होंगे। देखिए इनेट इम्यूनिटी में नहीं होते, पैसिव इम्यूनिटी में आपने एंटीबॉडीज दी नहीं होंगे, एक्टिव इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीजन आती है और वो एंटीबॉडीज भी पैदा करवाएगी और मेमोरी सेल्स भी पैदा करवाएगी, तो आंसर इज सी। Which type of immunity is present from birth and provides the first line of defense against pathogen? पहले तो कहते हैं बर्थ मतलब इनेट इम्यूनिटी और फर्स्ट लाइन भी है
इनेट इम्यूनिटी, अडाप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव एंड नेचुरल। तो आंसर क्या बेटा, इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होती है। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेटिंग इंट्रासेलुलर पैथोजन। अब इंट्रासेलुलर में कौन सी थी, सेल मीडिएटेड वाली थी, सच इज वायरसेस एंड सम बैक्टीरिया। तो ऑप्शन पर गौर करें, इनेट, ह्यूमरल, सेल मीडिएटेड एंड नेचुरल। मैंने कहा था ह्यूमरल या एंटीबॉडी वाली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, और इंट्रासेलुलर पैथोजन के लिए कौन सी थी बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज रेदर देन द जनरेशन ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब डायरेक्ट किस में एंटीबॉडीज देते हैं बेटा, पैसिव के अंदर, एक्टिव के अंदर, इनेट या नेचुरल के अंदर। तो किसके अंदर देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल भी और पैसिव भी है, मतलब नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कैसे आ रही है, वैक्सीनेशन में तो एंटीजन होती है, मैटरनल, ठीक है, मां ट्रांसफर कर जाती है एंटीबॉडीज टू द फीटस, ये नेचुरल तरीका है, लेकिन एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बीटा आएगा। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास which type of immunity involve the recognition and elimination of specific pathogen or their antigen। देखें रिकॉग्नाइजेशन है और स्पेसिफिक पैथोजन की है, ठीक है। तो इसका मतलब इनेट वाली तो आप आंसर कर दें, देखें इनेट वाला आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है, इनेट वाले को भी आप कर दें कैंसिल, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अडाप्टिव है और पैसिव है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, अडाप्टिव इम्यूनिटी के अंदर स्पेसिफिक पैथोजन को आप क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। Which type of immunity provide long term protection against specific? एक्टिव करवाते हैं ये पैसिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बेटा आपके पास कौन सी है, अडाप्टिव इम्यूनिटी, और वो भी कौन सी बेटा, एक्टिव वाली। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा, which type of immunity is involved in the rejection of transplanted organ। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में जो रिजेक्शन होती है वो आमतौर पर बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाती है, टी लिम्फोसाइट्स करवाते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू से आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है। Which type of immunity is involved in the rejection of transplanted organ? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट बेटा लास्ट में हमारे पास है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉलोइंग द वैक्सीनेशन। तो इम्यूनोलॉजिकल हमेशा एक्टिव में होती है बेटा, ठीक है, इनेट, ह्यूमरल, सेल मीडिएटेड एंड अडाप्टिव। तो अडाप्टिव में होगी और वो भी कौन सी, एक्टिव। क्लियर होगी, तो आंसर इज डी। तो ये जो बेटा हमारे पास टॉपिक था इम्यूनिटी, ये हर तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी इसकी कोई इंक्वायरी आपको रहती है, जो आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करने की फुल कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है बेटा। तो आप मुझे ये भी बताना है कि आपको बोर्ड पर जैसे समझ आती थी या पीपीटी पर कैसे आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये पीपीटी बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, नोट्स के नोट्स हैं, और प्लस ये वो पीपीटी हैं जो मेरी बहुत मेहनत के बाद बने हैं, और आप अगर इनको रीड कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज बायोलॉजी के एटलीस्ट कोई गलत नहीं होगा। तो इंशाल्लाह बेटा हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।